आदेश ऋतु गोहाना वासी हैं, आप ही के सूबे की हैं। कांग्रेस के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। अगर मजबूत हुई तो बीजेपी को फायदा होगा और कमजोर हुई तो सीधे तौर पर पार्टी को नुकसान। इस झुग्गी पर मचे घमासान में एक सवाल यह भी है क्या? नहीं, देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये कि कांग्रेस पार्टी के पास एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। क्योंकि 2020 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी और बीजेपी भी हारी और आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, तो इस बात को सेलिब्रेट किया गया, देखिए हमने बीजेपी को हरा दिया। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर से आवाज़ उठी कि आप कब तक पड़ोसियों की खुशी पे ताली पीटते रहेंगे। और इस बार जो लीडरशिप है 3 राज्यों की, जो कि महत्वपूर्ण है, दिल्ली, पंजाब और गुजरात, इन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जो सीधा वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के पास गया। और यहीं के नेताओं ने राहुल गांधी को ये बात समझाई कि देखिए, हमारा जो नेचुरल एनिमी है वो बीजेपी है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमें हर राज्य में हमारा वोट बैंक खाती हुई दिख रही है या हमें वहाँ पर रिप्लेस कर रही है। तो हमें दिल्ली का चुनाव थोड़ा सा सशक्त होकर लड़ना पड़ेगा। वही फैसला हुआ। आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 2020 के मुकाबले में चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। वो संघर्ष कर रही है कि कैसे उसका वोट बैंक 4.5% से बढ़कर आगे बढ़े, कैसे उसको सीट में तब्दील करें। यानी आप देखिए, जैसे अलका लांबा को टिकट दिया गया आतिशी के सामने, अलका लांबा राजी नहीं थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन लीडरशिप ने दबाव बनाया कि नहीं, ये आपकी चॉइस नहीं है, ये हमारा ऑर्डर है। तो पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं पिछले 5 सालों में कि लोकसभा चुनाव में आप लोग साथ थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक कड़ी टक्कर देने की कोशिश हो रही है। और रही बात कि इसके परिणाम क्या होंगे, देखिए कांग्रेस के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, जो कुछ है पाने के लिए है। उसका परसेंटेज बढ़ता है तब उसके लिए अच्छा है, उसकी सीट बढ़ती है तब उसके लिए अच्छा है। अब ये बात ये आएगी कि भाई लोग कहेंगे कि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी नेता है, नेता विपक्ष है और उन्होंने सरकार बनवाई बीजेपी की। तो इस बात में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि हमारी जो लड़ाई है वो 2029 की है, क्योंकि अगर हम विपक्ष के तौर पे खड़े होते हैं या खोया हुआ वोट बैंक वापस पाने की कोशिश करते हैं, और जो आप जिक्र कर रहे थे अभी, जय बापू, जय संविधान, जय भीम, अगर मुसलमान वोट के साथ दलित वोट बैंक पड़ जाता है कांग्रेस पार्टी को, जो कि लोकसभा चुनाव में पड़ा था, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्थिति में कांग्रेस। सीलमपुर को जो चुना है राहुल गांधी, जो अब वहां चुनावी सभा करने वाले हैं, और उसके चारों तरफ के जो इलाके हैं, गोकुलपुरी, सीमापुरी, तिमारपुर, बुराड़ी, कृष्णानगर, ये वो इलाके हैं, यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी भी हैं। इसमें दलित वोट भी अच्छा खासा है और मुसलमानों की तादाद भी अच्छी खासी है। तो परंपरागत वोट बैंक जो गया था दरअसल आम आदमी पार्टी के पास, उसे खींचने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। देखिए, वही टारगेट है कांग्रेस पार्टी का कि जो झुग्गी का वोटर था वो कांग्रेस पार्टी का वोटर था, वो शीला दीक्षित का वोटर था। उन्हें तो उसको वापस कैसे लेके आए, ये संघर्ष चल रहा है कांग्रेस पार्टी के सामने। और जैसा मैंने कहा कि मुस्लिम वोट, आप याद कीजिए 2020 को, तब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था और एक बार भी अरविंद केजरीवाल वहां नहीं गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम वोट के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है उनके अलावा। लेकिन इस चुनाव में स्थिति अलग है। आज की डेट में राहुल गांधी को लेके बहुत ज़्यादा सिंपैथी है इस वर्ग में कांग्रेस पार्टी को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि एक ही पार्टी ऐसी है जो हमारी आवाज़ उठाती है। अब संविधान के मुद्दे पे अगर जिस तरीके से अमित शाह के उस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है इस इशू को, और आपने देखा कि बेलगावी में भी इस मुद्दे को उठाया गया, और उसके बाद राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहन के आए, प्रोटेस्ट किया। उसके बाद वो एक दलित की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र गए, वहाँ भी उन्होंने नीली टी शर्ट पहनी हुई थी। तो ये सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा है, सिंबॉलिक नहीं चल रहा कि आज खुद से हो जा रहा है। ये सब एक स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी को लगता है कि ये ऐसा वोट बैंक है जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करता था, अगर इसकी वापसी हो जाती है पार्टी के भीतर, तो ये दो अगर मिला दें, दलित और मुस्लिम, अब इसमें भले ही चाहे बीजेपी का फायदा हो, आम आदमी पार्टी का नुकसान हो, और ये अख्तियार तो हर पार्टी का होता है। विजय त्रिवेदी, आप कैसे देखते हैं इसे? लड़ाई झुग्गी झोपड़ी वालों के वोट को लेकर है, लेकिन दरअसल इसके अंदर एक बड़ा पेंच या एक बड़ी रणनीति या एक बड़ा उलटफेर की संभावना स्ट्रोक आशंका क्या इस बात को लेकर छिपी है कि इस झुग्गी झोंपड़ी वाले वोट बैंक में मुस्लिम और दलितों की तादाद अच्छी खासी है, वो किसके साथ जाते हैं? दरअसल असल सवाल वहां पर अटका हुआ है क्या? बिल्कुल ठीक जगह पर आप बात कर रहे हैं संदीप। असली मसला तो वही है। एक तो ये साफ समझना चाहिए हम लोगों को, जो हम लोग सब जानते ही हैं
कि ये झुग्गी झोपड़ियां हटाने की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है। झुग्गी झोपड़ियां बनी रहनी चाहिए, ये एक्सरसाइज। क्योंकि सभी राजनीतिक दलों का भला इसमें है कि झुग्गी झोपड़ियां बनी रहे, समझे। इसलिए ये तो पहले क्लियर रहना चाहिए, बनती रहे, थोड़ी थोड़ी सी ऐसा लगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको रहना झुग्गी झोपड़ी में ही है। वो शीशमहल राजमहल हमारे लिए है, आपके लिए झुग्गी झोपड़ी ही है। तो इसलिए वो कोई भी दल हो, तीनों में जो भी पार्टी है, उसका कोई अलग से खास मसला नहीं है। अब बात है दलित और मुस्लिम की, तो कांग्रेस पार्टी की भी कोशिश यही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में क्या किया कि जो अवैध कॉलोनियां थी उनको रेगुलराइज करने की बात की 2019, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 2020 में उसका 12% वोट बढ़ा है वहां पर झुग्गी झोपड़ियों में, 21 से 33 हो गया। अभी एक डेवलपमेंट जो हुआ, ये आज नहीं हुआ है जो आप सोच रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं। जून में संघ के साथ, आरएसएस के साथ बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, और उसमें तय किया गया कि इस पर बात करनी चाहिए, वहां रहना चाहिए, उनकी समस्याओं की बात करनी चाहिए, कम से कम उनके साथ कम्युनिकेशन हो। तो कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखिएगा इन चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट झुग्गी झोपड़ियों में बढ़ने वाला है। अब कांग्रेस की दिक्कत 250 विस्तारक लगा रखे हैं, मतलब विस्तारक लगा रखे हैं। तो विस्तारक का विस्तारकों का इस्तेमाल, मैंने विस्तारक इसलिए नहीं बोला क्योंकि आमतौर पे लोग नहीं जानते। नहीं, थोड़ा समझाइए ना, थोड़ा दर्शकों का भी ज्ञान में इजाफा हो जाए। विस्तारक करते क्या है? मतलब सीधा सीधा लगता है कि भाई विस्तार करने के लिए 250 लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में वो घूम रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जून से ही। जी संदीप जी, विस्तारक जो हैं 2 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग हैं संघ में। एक स्वयंसेवक है जो जब भी काम होता है काम करते हैं। दूसरे जो तीसरे लेवल पर है प्रचारक, जो आजीवन मोटे तौर पर काम करते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग निकल आते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच की कड़ी है विस्तारक, जिन्हें कुछ समय के लिए वो समझते हैं कि संघ के लिए पूरी तरह से काम करना, समाज के लिए पूरी तरह से काम करना। तो वो एक फिक्स टाइम के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए वो काम करते हैं, ताकि जो उनका पारिवारिक जीवन है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो। संघ समझता है क्योंकि आप सबको परिवार से बाहर ले आएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो विस्तारक ऐसे लोग होते हैं जो स्वयंसेवक से आगे हो, समाज के लिए या संघ के लिए, समझिए उसको, समाज को जो कर रहा है संघ के लिए 3 साल के लिए फिक्स तौर पर काम करें। 3 साल, 2 साल, 5 साल, उसमें मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है। तो वो विस्तारक, तो एक सोची समझी रणनीति के तहत झुग्गी झोपड़ियों में ये विस्तारक लगातार काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से जी, जून से चालू हुआ ये, तो अभी तक चल रहा है। तो ये नहीं है कि कल चालू हुआ, तो उसमें उन्होंने काफी हिस्से में काम किया। अब कितना वो रिजल्ट में बदलेगा वो तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गया। मुझे लगता है थोड़ा परसेंटेज वहां पे बढ़ जाएगा। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत ये है कि यदि दलित और मुस्लिम वोट को वो इधर से अपने पास खींच लेती है, तो फाइनली फायदा तो भारतीय जनता पार्टी का ही करेगी। आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि वो वोट सारा का सारा शिफ्ट होके कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के पास आ गया। अब कांग्रेस को तय करना है कि उसे अपना संगठन मजबूत करना है या अपना दुश्मन मजबूत करना है। अब वो इस समय दोनों को मजबूत कर रही है। कांग्रेस अपने को, संगठन को मजबूत करने की भी कोशिश कर रही है, और अपना जो दुश्मन नंबर 1 है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी मजबूत कर रही है। तो कितना वोट होगा, लेकिन इस दुविधा में एक चीज और मुझे आती है, जो आदेश बता सकते हैं कि भाई वो हर चुनाव से पहले बात होती है कि AK एंटोनी साहब की रिपोर्ट थी, जिसमें कांग्रेस के लिए यह था कि एंटी मुस्लिम ना हो, एंटी हिंदू ना बने इमेज। अब सीलमपुर से यदि आप चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं, तो ये महाकुंभ में जाने की एक्सरसाइज है क्या? ABP न्यूज आपको रखे आगे।